ईरान और अमेरिका, जब इन दोनों के बीच तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की सांसें थम जाती हैं। और ऐसे में शांति वार्ता की मेजबानी कौन कर रहा है? ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन वो देश है पाकिस्तान। जी हां, वही पाकिस्तान जिसे दुनिया लंबे समय तक आतंकवाद से जुड़ती रही है। तो चलिए आज इस हैरत अंगेज बदलाव की कहानी को जरा गहराई से समझते हैं। ये सवाल ही अपने आप में एक पहेली जैसा है। एक ऐसा देश जो बस कुछ ही वक्त पहले आतंकी देश घोषित होने की कगार पर खड़ा था, आज वो अमेरिका और ईरान जैसे दो कट्टर दुश्मनों के बीच में बैठकर मध्यस्थता कर रहा है। सोचने वाली बात है कि आखिर ये लगभग नामुमकिन सा लगने वाला बदलाव हुआ तो हुआ कैसे। देखिए, सिर्फ एक साल के अंदर ये जमीन आसमान का फर्क आया है। 2025 का पाकिस्तान, जो पहलगाम हमले के बाद दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ गया था, एफएटीएफ का जबरदस्त दबाव झेल रहा था, और आज 2026 का पाकिस्तान, जो न सिर्फ एक अहम शांति दूत बना हुआ है, बल्कि नई नई आर्थिक और रणनीतिक साझेदारियां भी कर रहा है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान कितनी गहरी मुश्किलों में था। ये कोई आज की बात नहीं थी। 2011 में ओसामा बिन लादेन का मिलना, 2017 में उसे टेरर स्टेट घोषित करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में बिल आना, और फिर 2018 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। और फिर अप्रैल 2025 का पहलगाम हमला, जिसके बाद भारत ने उसे दुनिया से पूरी तरह काटने की मुहिम ही शुरू कर दी। तो सवाल फिर वही है, इतने गहरे गड्ढे से कोई देश बाहर कैसे निकल सकता है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सोची समझी, एक बहुत ही शातिर रणनीति में, जिसे हम कह सकते हैं पाकिस्तान की 3C स्ट्रैटेजी। और यकीन मानिए, इसी स्ट्रैटेजी ने पूरा का पूरा खेल बदल कर रख दिया। तो ये 3C स्ट्रैटेजी है क्या? इसके 3 बहुत अहम पिलर थे। पहला C है क्रिप्टो, जिसके जरिए अमेरिकी सत्ता के टॉप लेवल तक सीधे फाइनेंशियल लिंक बनाए गए। दूसरा C है क्रिटिकल मिनरल्स, जिससे पाकिस्तान ने खुद को अमेरिका की सप्लाई चेन के लिए इतना जरूरी बना दिया कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। और तीसरा C है काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ एक ऐसा कदम जिसका सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक असर जबरदस्त था। चलिए पहले C को थोड़ा और समझते हैं, क्रिप्टो डिप्लोमेसी। पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की एक क्रिप्टो कंपनी के साथ एक बड़ी डील साइन की। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, इस कंपनी में ट्रंप परिवार की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। तो ये सिर्फ कूटनीति नहीं थी, ये सीधे सीधे विदेशी नेताओं को व्यक्तिगत वित्तीय फायदा पहुंचाने का एक जरिया था। और ये कोई छोटा मोटा फायदा नहीं था। जनवरी 2026 तक सिर्फ ट्रंप परिवार से जुड़े गवर्नेंस टोकन्स की कीमत ही लगभग $3.8 बिलियन तक पहुंच गई थी। अब आप सोचिए, इतना बड़ा फाइनेंशियल इंसेंटिव, इसने पाकिस्तान के लिए व्हाइट हाउस के वो दरवाजे भी खोल दिए जो बरसों से उसके लिए बंद पड़े थे। और ये डील अपने आप में ऐतिहासिक थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी देश ने, एक सोवरेन नेशन ने, ट्रंप परिवार से जुड़ी डिजिटल करेंसी के साथ कोई ऑफिशियल डील की हो। और इस स्टेबल कॉइन डील से न सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेशनल पेमेंट्स आसान हुए, बल्कि डिजिटल वर्ल्ड में अमेरिकी डॉलर का दबदबा बनाए रखने के अमेरिकी इंटरेस्ट को भी पूरा किया। एक तीर से 2 निशाने। अब आते हैं दूसरे C पर, क्रिटिकल मिनरल्स, यानी वो खनिज जो आज की टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी हैं। यहां पाकिस्तान ने एक अमेरिकी फर्म के साथ $500 मिलियन का एक बड़ा सौदा किया। लेकिन यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं था, एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल थी। इसे एक मास्टर स्ट्रोक कहना गलत नहीं होगा। देखिए, उस वक्त हो क्या रहा था कि चीन अमेरिका को निशाना बनाते हुए इन रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई पर रोक लगा रहा था। और ठीक इसी वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका को एक ऑल्टरनेटिव सोर्स दे दिया। इससे पाकिस्तान ने खुद को अमेरिका की इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतना जरूरी बना लिया कि उसे नजरअंदाज ही नहीं किया जा सकता था। और अब तीसरा और शायद सबसे इमोशनल C, काउंटर टेररिज्म। ये नंबर देखिए, 21। ये उन संदिग्धों की संख्या है जिन्हें पाकिस्तान ने अमेरिका को सौंपा। ये सिर्फ 21 लोग नहीं थे, ये वो संदिग्ध थे जो 2021 के काबुल एयरपोर्ट पर हुए बम धमाके से जुड़े थे। एक ऐसा हमला जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। यह अमेरिका के लिए एक बहुत ही गहरा, कभी ना भरने वाला जख्म था। तो इन संदिग्धों को सौंपकर पाकिस्तान ने एक ऐसा प्रतीकात्मक कदम उठाया जिसका राजनीतिक मूल्य उन अरबों डॉलर की डील से भी कहीं ज्यादा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान ये सब कुछ अकेले नहीं कर रहा था। उसकी इस पूरी रणनीति को पर्दे के पीछे से 2 बड़ी ग्लोबल ताकतों का पूरा समर्थन मिला हुआ था, और इन्हीं दोस्तों ने उसकी इस जबरदस्त वापसी की नींव रखी। वो 2 दोस्त थे, चीन और सऊदी अरब।
चीन के लिए तो पाकिस्तान सीपेक के निवेश की सुरक्षा के साथ साथ भारत के खिलाफ एक मजबूत रणनीतिक मोर्चा भी है। लेकिन सऊदी अरब के लिए ये खेल और भी बड़ा है। वो अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करके पाकिस्तान के रूप में एक न्यूक्लियर पावर से लैस नया सिक्योरिटी गारंटर चाहता है। ये मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और पाकिस्तान की इस कामयाब रीब्रांडिंग का, इस वापसी का सीधा और सबसे बड़ा असर अगर किसी पर पड़ा है तो वो है भारत। ये भारत की विदेश नीति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से पाकिस्तान की इस नई भूमिका के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, ये दलाली है। लेकिन इसे सिर्फ दलाली कहकर खारिज कर देना शायद काफी नहीं है। असली सवाल ये उठता है कि एक देश जिसे भारत आतंकी देश बताकर दुनिया भर में अलग थलग करने में लगा हुआ था, उसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच बैठकर ये दलाली करने का मौका भी कैसे मिल गया? ये भारत की आइसोलेशन पॉलिसी पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जब हम दोनों देशों की विदेश नीतियों को साथ रखकर देखते हैं तो ये अंतर और भी साफ नजर आता है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसने अमेरिका, चीन और सऊदी अरब तीनों के साथ अपने संबंध मजबूत किए। वहीं दूसरी तरफ भारत है जिसके अमेरिका के साथ टैरिफ जैसे मुद्दों पर तनाव बने हुए हैं और मिडिल ईस्ट में भी उसकी पकड़ पहले जैसी नहीं रही। तो कुल मिला के नतीजा साफ है। पाकिस्तान को अलग थलग करने का जो भारत की विदेश नीति का एक अहम लक्ष्य था, वो न सिर्फ नाकाम हुआ है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि पासा पूरी तरह से पलट चुका है। ये भारतीय विदेश नीति की पुरानी मान्यताओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन सब घटनाओं ने दक्षिण एशिया में ताकत के समीकरणों की एक नई और बहुत ही पेचीदा बिसात बिछा दी है और इस नए खेल के नियम अब पहले जैसे नहीं रहे। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है। क्या पाकिस्तान की यह सफलता, ये वापसी सिर्फ कुछ समय की कूटनीतिक बाजीगरी है, या फिर ये इस क्षेत्र की पावर स्ट्रक्चर, यहाँ के गठबंधनों में एक परमानेंट और फंडामेंटल बदलाव का संकेत है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन सोचने के लिए ये एक बहुत जरूरी सवाल है।